तो जय हिंद बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, किसके? क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नरेशन के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर और सिंथेसिस के ऊपर। अगर आप क्लास 12th में हैं और 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ग्रामर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, स्पेशली नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला डायरेक्ट स्पीच है वो है माय फ्रेंड सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो लिखा होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा बच्चों, वो है एक ऐसा वाक्य, यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है। ठीक, और जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कोई कहावत होता है तो उसको चेंज करने के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कामा को सिर्फ दैट लिखते हैं और उसके बाद जस्ट का तस चीज़ें उतार दी जाती हैं। क्या मतलब हुआ? देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बदलेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बदलेंगे तो लिखेंगे माय फ्रेंड। अगर यहाँ पर सैड टू होता तो टोल्ड लिख देते, लेकिन अकेला सिर्फ सैड है तो सिर्फ लिखेंगे सैड। सैड टू होता तो टोल्ड आता। ठीक, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज करेंगे किसका? दैट का। अब चूंकि इन्वर्टेड कामा के भीतर जो लिखा हुआ है ये है आपका एक कहावत। ठीक है, जब भी कोई कहावत होती है या फिर ऐसी बात जो हमेशा सत्य होता है या फिर कोई आदत संबंधी वाक्य होता है तो उसके लिए टेंस में कोई बदलाव, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा होता है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जिसका तस उतार देते हैं। तो लिखिए आप दैट के बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, मेरे फ्रेंड ने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, तो इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला जो डायरेक्ट स्पीच है वो है राजेश सैड टू मी डू यू नॉट नो रामू। राजेश ने मुझसे कहा क्या तुम रामू को नहीं जानते हो। ठीक, अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू नॉट नो रामू। टेंस कौन सा है? डू ये बता रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक, स्टार्ट है डू या डज से, यानी कि जब भी और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू से स्टार्ट हो, डज से स्टार्ट हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल से स्टार्ट हो, तब हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। वेदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है। ठीक, यानी कि और अगर सेंटेंस में आया हुआ है तो वेदर का यूज़ करेंगे किसके जगह पे? डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। ठीक, और हमेशा सैड टू जो होता है ये हमेशा आस्क्ड में बदलता है। क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाएंगे तो लिखेंगे राजेश सैड टू के स्थान पे लिखेंगे आस्क्ड, उसके बाद आएगा मी, और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज करेंगे इफ का, तो आई और एफ, इफ का हमने यूज कर दिया यहाँ पे। ठीक, इफ का यूज हमने कर दिया। उसके बाद
इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का यूज करने के बाद जो भी हम लिखेंगे वो एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। यानी कि अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और आप ये जानते हैं कि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू जाएगा मी के पास और बोलेगा तुम मेरे स्थान पर सब्जेक्ट बन करके चले जाओ, तो मी आएगा यहाँ पर आई बन करके। ठीक, अब डू या डज हमेशा चेंज होता है डिड में, सॉरी। तो यहाँ पर हमको चूंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है और साथ ही साथ ये नेगेटिव भी है, ठीक है ना, तो असर्टिव नेगेटिव बनेगा यहाँ पर। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, यानी कि देखिए चूंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अगर सिर्फ सिंगल इंट्रोगेटिव होता तो आई के बाद हम सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज कर देते, लेकिन चूंकि नॉट भी हमें लगाना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा वो सिंपल पास्ट में बदलता है। ठीक, तो असर्टिव तो बनेगा ही, लेकिन उसका नेगेटिव बनेगा। तो आई डिड नॉट नो रामू, KNOW, नो RAMU, रामू, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये आप भूलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा बच्चों कि द टीचर सैड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। टीचर ने मुझसे कहा कि रेगुलर रहो, यानी कि रोज आओ, है ना, और अपना जो लेसन है उसे डेली क्या किया करो, लर्न करो। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होता है ऑप्टेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जब भी देखिए कि हमारा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें आदेश दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर सजेस्ट किया जा रहा है या फिर एडवाइस दिया जा रहा है, तो वो हमारा होता है बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार जो सैड टू होता है उसको एडवाइज्ड में, है ना, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। ठीक, और साथ ही साथ डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू का यूज कर देते हैं। तो ये कैसे बदलेगा, देखिए आप लिखेंगे तो टीचर, इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बदल रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सैड टू किस में बदलेगा, भाव से पता चल रहा है कि टीचर जो है क्या कर रहा है, बी रेगुलर, मतलब डेली आओ और अपना लेसन डेली याद करो। तो ये एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं टीचर। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी। देखिए जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप पेपर में लिखेंगे तो पूरा का पूरा लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, पूरा का पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो पेपर में आता है ना, तो वो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया होता है, आपको उस ऑप्शन में से करेक्ट चूज करके लिखना पड़ता है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो किसका यूज आएगा बच्चों, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो आपको यूज करना है द टीचर एडवाइज्ड मी दैट, सॉरी टू, इम्पेरेटिव सेंटेंस में बच्चों टू का यूज होता है। दैट मतलब द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए योर क्या है, योर है हमारा यहाँ पर जो योर है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो जिस प्रकार से यू आपका बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के, उसी प्रकार से योर भी बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर जाएगा मी के पास, बोलेगा तुम मेरे स्थान पे पोसेसिव प्रोनाउन बन के चले जाओ। तो मी का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई, लर्न माई लेसन डेली। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले डायरेक्ट स्पीच के ऊपर।
इसमें है कि द कूली सैड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। कूली ने कहा कि मुझे इतना समय तक इंतज़ार मत करवाइए प्लीज़। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर डोंट का यूज़ हुआ है, तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज़ होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आप नॉट टू का यूज़ कर दीजिएगा, सिंपल। और प्लीज़ आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैड की जगह पे रिक्वेस्टेड टू आएगा। ठीक, तो देखिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच मैं यहाँ पर बनाऊंगा, द कूली रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा का हटाने पर, डबल इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम किसका यूज करेंगे, नॉट टू। द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप मी क्या है आपका, मी है आपका ऑब्जेक्ट आई का, तो आई चूंकि कूली के अनुसार बदलता है इसीलिए मी भी बदलेगा आपका कूली के अकॉर्डिंग। मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए कूली का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा। नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम्ब। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जब भी हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, अगर उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है बच्चों नहीं चेंज होता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बदलता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे चेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे और लिखेंगे अनिल से, अनिल विल, यहाँ पर से टू नहीं है तो इसलिए आप टेल नहीं करना है आपको, अनिल विल से ही रहेगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है दैट का बच्चों। ठीक है, दैट का यूज़ आपने कर दिया। अब उसके बाद देखिए द पीपल है यहाँ पे, तो ये तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आएगा और आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, तो द पीपल एज इट इज़ रहेगा जस का तस। द पीपल शुड एज इट इज रहेगा, नहीं चेंज होगा, शुड नॉट यूज एटम बम, फुल स्टॉप। अनिल विल से दैट द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम। ठीक है बच्चों, द पीपल हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू जो होता है हमारा वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और द पीपल या फिर ही, सी, इट, दे, है ना, ये जो होता है ये सब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है और वो चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगला जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, माई टीचर सैड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न। ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, इसको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई एक बंदा जो होता है दूसरे को या तो श्राप दे रहा होता है, या तो विश कर रहा होता है, या तो आशीर्वाद दे रहा होता है, दुआ दे रहा होता है, इस तरह की चीज़ें। तो टीचर ने मुझसे कहा मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न, हो सकता है तुम जो हो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओ। तो यहाँ पर एक तरह से संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ठीक है, मे का यूज़ अक्सर आता है तो एक तरह से कहा जाता है कि भैया संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम यहाँ पर जो हमारा सैड टू होता है इसको हम भाव के अनुसार कर्स्ड में बदलते हैं, या फिर एक होता है ना कर्स्ड में बदलते हैं, या फिर विस्ड में बदला जाता है। तो यहाँ पर हम बदलेंगे विस्ड में, क्योंकि टीचर जो है वो इच्छा करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, बद्दुआ तो देगा नहीं, कर्ज तो देगा नहीं, इसलिए टीचर हम यहाँ पर मान कर चलेंगे कि टीचर विस्ड करेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाने जाएंगे तो लिखेंगे कि माई टीचर सैड टू बदल देंगे किसमें, विस्ड में,
माई टीचर विज्ड मी, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, तो विज्ड मी दैट। दैट का यूज़ करने के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो यू को लिखेंगे मी के अकॉर्डिंग। यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यू मी के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम मेरे स्थान पे आई मतलब बन करके चले जाओ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा आई, और उसके बाद मे को बदल करके लिखते हैं माइट में, मे को माइट में बदल करके लिखते हैं। बाकी आप उतार दीजिए, पास इन फर्स्ट डिवीजन, लास्ट में फुल स्टॉप आपका आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आई विल से टू द जज, मैं जज से कहूँगा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो क्या करेंगे आप, चेंज करिए, इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल से टू को बदलेंगे टेल में, ठीक है। से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, सैड टू है तो टोल्ड में, यही ना नियम है। द जज इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, दैट। आई चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का आई ही आएगा, आई। टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो टेंस नहीं बदलेगा, एम आपका एम ही रहेगा। हालांकि हमें यहाँ पर टेंस नहीं कहना चाहिए, यूज ऑफ इज एम आर है, तो इज एम आर हमारा इज एम आर में ही रहेगा। तो एम इनोसेंट, ठीक है। अगर मान कर चलिए, अगर यहाँ पर आई सैड अगर होता, आई सैड टू द जज अगर होता, तो यूज होता आई टोल्ड द जज दैट, आई बदल जाता, आई के अकॉर्डिंग आई हो जाता, और एम बदल जाता आपका वॉज में, आई वॉज हो जाता इनोसेंट, आई वॉज इनोसेंट हो जाता, फुल स्टॉप लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। अगला जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू शुड कंसीडर योर डिसीज़न, ठीक है, तुम्हें अपने डिसीज़न को कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से सजेस्ट किया जा रहा है ना, मैं उसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुमने जो अपना डिसीज़न लिया हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, थोड़ा सा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाने जाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे आई सैड टू, आपका बदलेगा किस में, सजेस्टेड, आई सजेस्टेड हिम, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू, आई सजेस्टेड हिम टू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, एक तरह से आप देखिए ना, ये कौन सा टेंस है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक कौन सा टेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हिम के अकॉर्डिंग, और हिम का सब्जेक्ट ही, टू ही शुड कंसीडर योर डिसीजन, तो यू के साथ योर लगा है, तो ही के साथ हिज डिसीजन। तो आई सजेस्टेड हिम टू ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपका समझ में आया होगा। बच्चों अगर मैं ये मानकर चलूँ कि ये हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है मैं उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही सामान्य सा तरीका है। आप लिखेंगे आई सैड टू को यूज़ कर लेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ कर लेंगे, दैट। यू के जगह पे आ जाएगा आपका ही, दैट ही शुड कंसीडर योर डिसीजन का हो जाएगा आपका हिज डिसीजन,
ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो ये भी हो सकता है, ये भी आपका सही माना जाएगा बच्चों। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक ही देगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम चिल्ला करके कही, खुशी से उछल करके कि हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है। जब भी आप एक्सक्लामेशन मार्क देखिए तो आप समझ जाइए कि ये आपका एक्सक्लामेशन और सेंटेंस वाला ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप इसको मान सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो यूज़ हम करते हैं सैड के जगह पे या फिर टू सैड के जगह पे, से के जगह पे यूज़ हम करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि द क्रिकेट टीम शाउटेड। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे कि द क्रिकेट टीम shouted or exclaimed with joy, exclaimed with joy। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे, जॉय दैट। वी किसके अनुसार बदलेगा, वी बदलेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम में एक लोग तो होंगे नहीं, एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे दे का। दैट दे हैज़ या हैव बदलता है आपका हैड में, दे हैड वोन द मैच, वोन द मैच। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, द क्रिकेट टीम शाउटेड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हुर्रा का यूज़ आप देखें सेंटेंस में तो आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ करिए, है ना। अगर आप एलास का यूज़ देखिए, ALAS एलास का यूज़ देखिए, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो का यूज़ आप करिए। ठीक है, AH आप देखिए तो भी एक्सक्लेम्ड विथ सारो का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, और इस वीडियो का ये लास्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइस। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि शोर मत करो, है ना, शोर मत करो। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर बच्चों को आदेश देगा ना, क्योंकि ये भी तो एक आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही है, तो आदेश देगा मतलब कि ऑर्डर देगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे नॉट टू का यूज़ किया जाता है, तो नॉट टू। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट स्पीच को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस के ऊपर, ठीक। इस वीडियो में हम लोग 10 सबसे ज़्यादा यानी कि बार बार पूछे जाने वाले सिंथेसिस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। सिंथेसिस आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि सिंथेसिस में 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए होते हैं, जिनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदला जाता है। लेकिन शर्त ये है कि
भाव यानी कि सेंस नहीं बदलना चाहिए। यानी कि आपके पास दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस, और उसको जोड़ करके आप एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। उसका भी वही मतलब निकलना चाहिए जो उन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस का मतलब अलग अलग निकलता है, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी बच्चों कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। देखिए सिंथेसिस में होता क्या बच्चों कि आपको एक इस तरह का एक कह सकते हैं कि वाक्य दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, जिसमें कि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक। और आपको उन दोनों का यूज़ करके किस में बदलना है वो ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है और आपको इन दोनों का यूज़ करके सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है और उसका भी मतलब सेम निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, रीता फाउंड हर पेन, यानी कि रीता फाउंड हर पेन, यानी रीता को अपना कलम मिल गया, यानी कि रीता ने अपना पेन पा लिया, अपना कलम पा लिया। द पेन वॉज लॉस्ट, जो पेन थी वो खो गई थी, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रीता ने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, ठीक है। अगर हम इसको एक शब्द में बोले तो, लेकिन अलग अलग बोले तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि रीता फाउंड हर पेन, रीता ने अपना पेन पा लिया, द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गया था। तो अगर हम इसको एक साथ कंबाइन करके बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, यानी कि रीता ने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, ठीक है, पा लिया है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर पा लिया है नहीं बोलेंगे, पा लिया, ठीक। रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, ठीक। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। बात समझ में आई। तो सिंथेसिस में दो अलग अलग सेंटेंस दिए जाएंगे, ब्रैकेट में दे देगा कि आपको उन दोनों का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। रीता ने अपना पेन पाया, द पेन वॉज लॉस्ट, जो पेन खो चुका था, है ना, पेन वॉज लॉस्ट, पेन खो चुका था। तो हम यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ करके बना देंगे, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, यानी रीता ने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, ठीक। आगे देखिए, ही इज़ इल, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ही इज़ इल यानी कि वह बीमार है, ही विल नॉट गो टू कॉलेज यानी कि वह कॉलेज नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं बिकॉज, यानी कि दो सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए बिकॉज का यूज़ किया जाता है। तो वह बीमार है और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको एक बार कंबाइन करके बोले तो क्या बोलेंगे कि वह कॉलेज नहीं जा पाएगा क्योंकि वह बीमार है, यानी कि he will not go to college because he is ill, he will not go to college because he is ill, ठीक। जब बिकॉज का यूज़ करते हैं तो बाद वाला पहले लिखते हैं, फिर बिकॉज लगाने के बाद पीछे वाला लिख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि he will not go to college because he is ill, क्योंकि वह बीमार है, because he is ill, ठीक है बच्चों। जो सेंस इन दोनों वाक्यों का अलग अलग निकल रहा है वही सेम सेंस इसका निकल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़कियां हैं वो वॉलीबॉल खेलती थी, या फिर बच्चियों ने, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला। द बॉयज डिड नॉट प्ले, लेकिन जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उन लोगों ने वॉलीबॉल नहीं खेला,
तो इसको अगर आप एक साथ कंबाइन करके बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों हम लोग बट का यूज़ करके बनाते हैं। तो कैसे आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट बॉयज़ डिड नॉट प्ले, ठीक है। बट द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, यानी कि लड़कियों ने वॉलीबॉल तो खेला लेकिन बच्चों ने यानी कि जो लड़के थे उन्होंने नहीं खेला। तो क्या लिखेंगे आप, लिखिए यहाँ पर कि द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला, बट द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, बच्चों ने वॉलीबॉल खेला लेकिन बच्चों ने वॉलीबॉल नहीं खेला, वॉलीबॉल कहना ठीक नहीं होगा, नहीं खेला, ठीक है। अच्छा, अगला जो सेंटेंस है हमारा, सी इज़ रिच, वह अमीर है, सी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए हम कभी कभी आल्दो येट का भी यूज़ करते हैं। आल्दो मतलब यद्यपि, येट मतलब फिर भी, यानी कि अगर हम इसको अगर जोड़ करके एक वाक्य में अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। बात समझ में आ रही है? यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, यानी कि although she is rich yet, फिर भी, या फिर बट, लेकिन, इसका भी आप बट का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बट येट, फिर भी, शी इज़ नॉट हैप्पी, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। एक ही सेंटेंस बन गया बच्चों, और इसका जो मतलब निकल रहा है ना वो एक ही निकल रहा है, ठीक है, अलग अलग नहीं निकल रहा है। अच्छा, आगे देखिए तो लिख रहा है कि ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब वह इंटेलिजेंट है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग है। तो अगर हम इसको एक साथ मिला करके बोले और हमको सिंपल सेंटेंस बनाना तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, यानी कि वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है कि ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक एसे लिख रहा था। तो अगर हम इसको मिला करके बोले और कॉम्प्लेक्स का यूज़ करना है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स का यूज़ करना है और हमको मिला करके बोले तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे ना बोलेंगे कि ही केम टू मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, वह मेरे पास आया, व्हाइल मतलब जब कि मैं क्या लिख रहा था, एक एसे लिख रहा था, या फिर जब मैं एक एसे लिख रहा था, व्हाइल जबकि मैं एक एसे लिख रहा था। तो ही केम टू मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, लिख लीजिए। तो ही केम टू मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, आई वॉज राइटिंग एन एसे, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया जबकि मैं क्या कर रहा था, एक एसे लिख रहा था। तो हमने दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, किसके यूज़ से, व्हाइल के यूज़ से। तो मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो अगला क्या है हमारा, ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वह सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन को लीड करता है, नेतृत्व करता है। वह अमीर है लेकिन एक साधारण जीवन क्या करता है, वो जीता है, लीड करता है। कंपाउंड में बनाना है, आप जानते हैं ना, कंपाउंड में बनाने के लिए बट का यूज़ कर सकते हैं या फिर येट का कर सकते हैं। तो अगर हम इसको, ठीक है, नॉर्मली हम इसको एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं हिंदी में ही। वह अमीर है फिर भी एक सिंपल लाइफ को लीड करता है, यानी कि ही इज़ रिच बट,
या फिर इसकी जगह पे येट का यूज़ करेंगे, बट या फिर येट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वह अमीर है फिर भी एक सिंपल लाइफ को लीड करता है। लिखिए तो इसको, ही इज रिच येट, येट मतलब फिर भी, ही इज रिच येट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ से ही को हटा सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ही इज़ रिच येट लीड्स अ सिंपल लाइफ, वह अमीर है फिर भी सिंपल लाइफ को लीड करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा, अगला है कि अ टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ बुलॉक द बुलॉक वॉज हैफ्टी। हैफ्टी मतलब क्या होता है, हैफ्टी मतलब होता है जैसे होता है ना क्या उसको बोलते हैं, तरोताज़ा या फिर एक खाया पिया जो होता है तंदुरुस्त, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अ टाइगर वॉज हंग्री, एक जो टाइगर था वो हंग्री था, ही किल्ड अ बुल्लोक, उसने एक बुल्लोक को मार दिया, द बुल्लोक वॉज हैफ्टी, जो बुल्लोक था वह कैसा था, कह सकते हैं एक तरह से कि हेल्दी था, है ना। हैफ्टी मतलब एक हेल्दी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें मांस था, ताकतवर था, ये कह सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए हंग्री टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुल्लॉक, यानी कि एक भूखे टाइगर ने एक तंदुरुस्त बुल्लॉक को मार दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मिलाकर देखिए, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुल्लॉक। बात समझ में आया कि एक हंग्री टाइगर था और उसने एक हैफ्टी बुल्लॉक को मार दिया। तो तीन अलग अलग सेंटेंसेस को मिला करके भी बच्चों एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है हमारा, अगला है कि ही रैन सो क्विकली, वह इतनी तेजी से दौड़ा, ही सून ओवरटूक हिज फादर, ठीक है। वह अपने पिता को जल्द ही क्या कर लेगा, ओवरटूक कर लेगा, मतलब पा लेगा या फिर क्रॉस कर देगा, पीछे कर देगा, ठीक है। वह इतनी तेजी से दौड़ा, वह अपने फादर को क्या कर लेगा, पीछे कर लेगा, यानी कि पीछे कर देगा। क्या बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, यही ना बोल सकते हैं कि ही रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटूक हिज फादर। ही रैन सो क्विकली दैट, वह इतनी तेजी से दौड़ा कि ही सून ओवरटूक हिज फादर, कि वह जल्द ही अपने फादर को, अपने पिता को क्या कर देगा, पीछे कर देगा, ठीक है। और हम ये भी तो बच्चों कह सकते हैं कि वह इतनी तेज दौड़ता था था का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। ही रैन सो क्विकली, वह इतनी तेज दौड़ता था, दैट की ही सून ओवरटूक हिज फादर, वह जल्द ही अपने पिता को पीछे कर देता था, ये भी बोल सकते हैं ना। लिखिए ही रैन सो क्विकली दैट की ही सून overtook his father. He ran so quickly that he soon overtook his father. वह इतना तेज दौड़ता था कि अपने पिता को पीछे छोड़ देता था। बात समझ में आ रही बच्चों, आगे देखिए। अच्छा, जो 10वां है हमारा, ये लास्ट है, ठीक है। कह रहा है कि वाइज मैन लव ट्रुथ, जो बुद्धिमान जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो वो सच्चाई को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सच को प्यार करते हैं। फूल्स शन इट, और जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो इसको नकार देते हैं। शन मतलब नकार देना, ठीक। तो अगर हम इसको एक साथ कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ करके बनाएं, ठीक है, कंपाउंड में एंड करके भी बनाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कंपाउंड अगर हम सेंटेंस इसका बनाए तो कैसे बनाएंगे, वाइज मैन लव ट्रुथ एंड फूल्स शन इट, बस एंड करके जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो वाइज मैन लव ट्रुथ
एंड फूल्स शन इट। वाइज मैन लव ट्रूथ, जो वाइज मैन होते हैं वो प्यार करते हैं किससे, सच्चाई से, और जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, इसको क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया है, ठीक है, और जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि आपके पास एक वाक्य, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आगे लिख देता है कि आप इसको पैसिव वॉइस में या फिर टू को रिमूव करके या फिर एक्टिव वॉइस में या फिर कंपाउंड सेंटेंस में आप इसको चेंज करिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक तरह से और कह सकता हूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट। और दूसरी तरह से मैं इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ, यानी कि आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, तो दोनों का अर्थ एक ही है, बस सिंपल ये है कि मतलब डिफरेंस ये है कि एक है आपका सिंपल, यानी कि मैं बेईमान या फिर मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दूसरे तरह से बोलना चाहें जिसमें कि निगेटिव का यूज़ हो, तो हम बोलेंगे कि आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं बेईमान नहीं हूँ। तो ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का भी रूल है बच्चों। इसमें कोई भी आपको वाक्य देता है और बोलेगा कि आप इसमें इसको ट्रांसफॉर्म करिए, बदलिए, लेकिन जो सेंस इस सेंटेंस का है ना, वही सेंस उसका भी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हमारे वीडियो में, हमारी क्लास में कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है कि दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM, यानी कि वे शॉप्स को, दुकान को 9 बजे बंद करते हैं। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपके पास रूल पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये टेंस कौन सा है, आप देखिए, दे क्लोज, क्लोज, ये टेंस जो है बच्चों, ये टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो टेंस क्या हो जाता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में वो होता है SMR, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है कि इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तीसरा रूल क्या होता है कि इसमें, यानी कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल क्या होता है बच्चों कि हमेशा पैसिव वॉइस में नया ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ किया जाता है। तो देखिए हमको पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है, दे क्लोज शॉप, ठीक है। क्लोज है आपका वर्ब और वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में अधिकतर ऐसा होता है, 99% चांस होता है कि वर्ब के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। तो आप लिखेंगे शॉप्स, SHOPS, ठीक है, शॉप्स हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर शॉप होता यानी दुकान होता तो यहाँ पर इज का यूज़ करते, लेकिन शॉप्स है तो आर का यूज़ करेंगे, यानी कि आप जानते हैं ना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो शॉप्स आपका जाएगा, शॉप्स के बाद आएगा आर, ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो क्लोज है तो इसका क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, CLOSED, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड के बाद बच्चों हम क्या करते हैं कि बाई लगा करके नए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप बाई लगाइए और बाई लगाने के बाद नया ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से आएगा। दे आपका ऑब्जेक्ट देगा देम, तो बाई देम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड को लिख लेंगे जो बचा होगा, एट 9 PM, एट 9 PM। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये जो आपका एक्टिव वॉइस का टेंस है ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ना,
सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। आ रही बात समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल इंडेफिनिट थोड़ा गलत हो जाता है, या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, एक ही बात है। और इसका पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो इज एम आर का यूज़ किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि सिंगल वर्ब के साथ सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगता है, और जो प्लूरल वर्ब होता है उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। आगे बढ़े बच्चों, तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। ही इज़ टू वीक, वह इस वेट को उठाने के लिए बहुत वीक है, कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, इस वेट को उठाने के लिए वह बहुत वीक है। इसको अगर हम बच्चों किस में बदलना है? रिप्लेस टू बाई सो। हमें क्या करना है कि इस टू के स्थान पर सो का यूज़ करके बदलना है, जिसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही इज़ सो वीक। ही इज़ सो वीक, यहाँ से आपका एक मतलब निकलेगा कि वह इतना कमज़ोर है। दैट की, टू को हटा करके दैट की। अब वापस से सब्जेक्ट लिखिए आप, ही कैन नॉट, ही के बाद क्या लगाएंगे? कैन नॉट, हमेशा ऐसा काम करना है। ही कैन नॉट, उसके बाद लिफ्ट दिस वेट। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। ठीक, इतना हो गया। तो ही सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट की ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, कि वह इस वेट को नहीं उठा सकता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले सेंटेंस के ऊपर। कह रहे हैं कीप क्लीन योर सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों तरफ क्या रखो? साफ रखो, क्लीन रखो। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं इसमें क्या दिया जा रहा है बच्चों? यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों और आदेश दिया जा रहा होगा। आदेश न कहकर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि अपने चारों तरफ क्या रखो? साफ सुथरा रखो। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, है ना, या फिर रिक्वेस्ट किया गया है, तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले आप लिखते हैं लेट। क्या लिखते हैं बच्चों? लेट। अब लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो क्लीन है आपका वर्ब, और वर्ब के बाद 99% ऐसा चांस होता है कि आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो लेट योर सराउंडिंग, लेट योर सराउंडिंग, लेट योर सराउंडिंग। और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद आप बी का यूज़ करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, सॉरी वर्ब यहाँ पे है किप, आपका यहाँ पर वर्ब है, सॉरी माफ करिएगा। किप का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैप्ट, कैप्ट, और यहाँ पर आएगा क्लीन, किप क्लीन। ये एक साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पे। किप क्लीन के बाद यहाँ पे योर सराउंडिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके पहले लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद किप का थर्ड फॉर्म केप्ट आएगा, फिर क्लीन एज इट इज़ आपका जस का तस उतरेगा। यानी कि किप क्लीन योर सराउंडिंग का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा लेट योर सराउंडिंग बी केप्ट क्लीन। We shall be blamed by everybody, we shall be blamed by everybody। इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों। किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। तो देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए पैसिव वॉइस अगर आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो एक्टिव वॉइस भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है वैसा पैसिव वॉइस का होता है, जैसा स्ट्रक्चर आपके पैसिव वॉइस का होता है वैसा ही एक्टिव वॉइस का भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो हमको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के लिए आप कहाँ से उठा करके लाएंगे? उठा करके लाएंगे यहाँ से, एवरीबॉडी, है ना। आप एवरीबॉडी, जाहिर सी बात है ना बच्चों, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा वही तो इसके ऑब्जेक्ट में गया होगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा वो इसका ऑब्जेक्ट बना होगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा इसका सब्जेक्ट बना होगा। कहने का मतलब हमको एक्टिव वॉइस का क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो एवरीबॉडी को उठा लीजिए, EVERY, एवरीबॉडी हो गया बच्चों। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है। तो शैल बी है, तो क्या रहा होगा कि शैल बी मतलब होगा? देखिए वी के साथ शैल बी का यूज़ हुआ है, तो एवरीबॉडी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर विल बी एक्टिव वॉइस अगर विल या शैल होता है तो वो विल बी या फिर शैल बी में बदलता है। तो यहाँ पर शैल बी है तो यहाँ पर बदलेगा विल में, एवरीबॉडी विल। ठीक,
और आप ये जानते हैं कि ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग बना रहे हैं। सब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, V1 हमको चाहिए, यानी कि जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। ब्लेम्ड है यहाँ पर, आप यहाँ पर ब्लेम का यूज़ करेंगे, BLAME, ब्लेम का यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इतना तो हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट से आएगा। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, US, अस। तो एवरीबॉडी विल ब्लेम अस, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस, ठीक है। इसका वापस एक्टिव वॉइस करेंगे तो ये बिल्कुल आपका साफ सुथरा बनेगा बच्चों। आगे क्या कह रहा है कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट यानी कि हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। इसका पैसिव, इसका सिंपल सेंटेंस में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे? हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना कि हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ताकि बोलना ज़रूरी नहीं है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, यानी कि वी ईट टू लिव, हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक 6 नंबर का एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डिड द हंटर शूट द लायन, ठीक है ना। डिड द हंटर शूट द लायन, यानी कि जो हंटर है क्या उसने लायन को शूट कर दिया है? तो बच्चों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डिड से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों कि जो पैसिव वॉइस का वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आप ये जानते हैं कि डिड हमारा वॉज या वेयर में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए आप पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ से उठा लीजिए द लायन, यानी कि शेर को उठा लीजिए, यही आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। और लायन के लिए वॉज का यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे वॉज द लायन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है, वो भी मेन वर्ब का। तो इसका आप जानते हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है बच्चों। तो शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, ठीक है। वॉज द लायन शॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं आप? बाई लगा करके न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो कि बाई हंटर से बदले, बाई द, है ना, हंटर आपका सब्जेक्ट है तो यही न्यू ऑब्जेक्ट में जाएगा, बाई द हंटर, ये भी आपका लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वॉज द लायन शॉट बाई द हंटर, डिड द हंटर शूट द लायन का पैसिव वॉइस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, यानी बच्चे जो 16 साल से नीचे हैं हम उन्हें एडमिट नहीं करते हैं, यानी वी विल नॉट एडमिट, हम एडमिट नहीं करेंगे, करते हैं नहीं, हम एडमिट नहीं करेंगे किसे? चिल्ड्रेन अंडर 16, बच्चे जो 16 साल से छोटे हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करना, आप ये जानते हैं कि हमें सबसे पहले, चूँकि एक्टिव वॉइस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। एडमिट आपका वर्ब है, इसके बाद चिल्ड्रेन अंडर 16 ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, यही बना दीजिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन अंडर 16, चिल्ड्रेन अंडर 16 विल जो होता है किस में बदलता है? शैल बी या फिर विल बी में बदलता है। तो यहाँ पर वी के साथ विल लगा है तो चिल्ड्रेन वाले के साथ शैल लग जाएगा, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन अंडर 16 शैल बी। उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, एडमिट है तो एडमिटेड हो जाएगा, एडमिटेड हो जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करने के बाद हम क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं, और बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो कि वी का बनेगा। एक गलती ये हुई है बच्चों कि यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाया तो ये भी निगेटिव बनेगा, और शैल और बी के बीच में यहाँ पर नॉट आएगा, ठीक। तो चिल्ड्रेन अंडर 16 शैल नॉट बी एडमिटेड बाई, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, फुल स्टॉप।
तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दिया। गलती एक ये हुई थी कि ये विल नॉट है तो मतलब नेगेटिव है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, पैसिव वॉइस का बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको बनाते हुए अपना काम करना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े बच्चों तो हमारे पास जो अगला है 8 नंबर का वो है ही इज़ वेरी एक्सीलेंट टीचर। ही इज़ वेरी एक्सीलेंट टीचर, वह बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया टीचर है, अध्यापक है। एक्सक्लामेटरी बनाना है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी का जो हम यूज़ करते हैं, मतलब एक्सक्लामेटरी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ, HOW हाउ। उसके बाद एक्सीलेंट, हाउ एन एक्सीलेंट, हाउ एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के पहले एन का यूज़ होगा, हाउ एन एक्सीलेंट teacher, how an excellent teacher he is, he is। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा यहाँ पर, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज़। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने का। हाउ से स्टार्ट करिए, एन एक्सीलेंट टीचर लिखने के बाद ही इज़ एज इट इज़ आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक, देखिए जो मतलब इसका होगा वही मतलब इसका भी होगा। ठीक है ना। आगे अगर मैं बढ़ूँ बच्चों तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, द प्रिंसिपल इज़ टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। बिल्कुल इसके पहले हमने एक कर चुका है एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसा ही है ये। आप लिखेंगे यहाँ पर कि द प्रिंसिपल is so busy, प्रिंसिपल इज सो बिजी, टू को हटा करके दैट का यूज करेंगे, दैट कि ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग। ठीक है, द प्रिंसिपल इज़ सो बिजी, यानी कि प्रिंसिपल जो है वह इतने बिजी हैं दैट कि वह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों की समझ में आया होगा। अगला देखिए 10 नंबर का, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे। शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे। इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो कह सकते हैं बच्चों कि शेक्सपियर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, शेक्सपियर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, या आप कहिए शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे। दोनों ही बात एक ही हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। कैसे लिखेंगे, शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। ठीक है, सिंपल है, शेक्सपियर एज इट इज, विल जस्ट का ऑलवेज की जगह पर नेवर आ गया अभी, और रिमेंबर को आप पलट दीजिए, रिमेंबर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉटन। समझ में आई बात बच्चों। शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। एक ही बात है बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक, इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं 10 ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाते हैं, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स के ऊपर। ठीक, और इस वीडियो में हमने 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंटैक्स के प्रश्नों को लिया है। ठीक है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने के 101% का चांस है। ठीक है ना, ये ऐसे सिंटैक्स के प्रश्न हैं बच्चों जो कि हर साल किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो आप अगर ये 10 सिंटैक्स को पढ़ लेते हैं तो इसके हेल्प से आप और भी सिंटैक्स के प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंटैक्स कर रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता कि सिंटैक्स क्या होता है तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ गलती हो उसको सुधार करके लिखना। यानी कि आपके पास एक वाक्य लिखा होगा,
एक सेंटेंस लिखा होगा और उसमें कुछ गलती होगी। कुछ गलती का मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन प्लूरल वर्ब दे दिया है, तो ये गलती हो गई। उसको सही करके आप लोग को लिख देना है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पेपर में ऑप्शन में प्रश्न आते हैं आपके, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा हिंट अगर आप ले लेते हैं तो आप इस सिंटेक्स के प्रश्नों को आप कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सवाल है वो क्या है। पहला जो है हमारे पास वो ये है कि पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, यानी कि पुलिस को एक लोकल गैंग, है ना, लोकल गैंग जो गिरोह है, लोकल जो गिरोह है उस पर शक है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, शक है। तो गलती क्या है बच्चों, गलती इसमें ये है कि जैसे पुलिस क्या होता है, पुलिस अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म होता है, तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। लेकिन सस्पेक्ट्स मतलब एस जुड़ा है, एस या ईएस जोड़ने से चीज़ें सिंगुलर हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, गलती सिर्फ यहीं पर है, सस्पेक्ट्स, यानी कि एस गलत है, पुलिस सस्पेक्ट और लोकल गैंग होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, इसको करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आपका हो जाएगा पुलिस सस्पेक्ट ए लोकल गैंग। ठीक है बच्चों, पुलिस सस्पेक्ट ए लोकल गैंग। गलती कहाँ पे थी, गलती सिर्फ एस के वहाँ था, ठीक है ना, एस नहीं होना चाहिए। ठीक, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। इसमें गलती क्या है बच्चों, देखिए इसमें भी वही काम है, सिंगुलर प्लूरल वाली गलती। डियर्स जो होता है ना, डियर्स कुछ नहीं होता है, डियर होता है। डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है। डियर मतलब क्या होता है, हिरन होता है। डियर का जो प्लूरल होता है वो भी डियर ही होता है। डियर्स का कोई मतलब नहीं बच्चों, यहाँ पे गलती क्या है, डियर्स है। करेक्ट हो जाएगा हमारा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ डियर। ये गलती था डियर्स, सिंगुलर प्लूरल में भी गलत हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है कि आई एम इल फॉर 2 days, आई एम इल फॉर 2 days। तो बच्चों आई एम इल फॉर 2 days नहीं होता है। देखिए जब भी फॉर का यूज़ होता है ना, तो कहीं ना कहीं हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन का यूज़ होता है उसमें, यानी कि आई एम इल फॉर 2 days नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई हैव बीन इल फॉर 2 days। क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम इल फॉर 2 days नहीं होगा, एम यहाँ पे गलत है। एम के स्थान पे जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो हैव बीन का होगा। आई हैव बीन इल फॉर 2 days। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि यहाँ पर लिखा है कि व्हेन हरी केम देन हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉमा के बाद कभी भी देन नहीं आता है, कॉमा के बाद कभी भी देन नहीं आता है। तो अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि कॉमा भी है देन भी है, तो आप देन को हटा देंगे, या तो देन होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए, ठीक है। व्हेन हरी केम कॉमा देन हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर, गलती क्या है, गलती है देन, यानी कि देन नहीं होना चाहिए। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा व्हेन हरी केम, जब हरी आया, कॉमा हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर। व्हेन हरी केम हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर। तो ये गलती है बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। पांचवा है हमारे पास, शिप्स एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वही गलती, शिप्स नहीं होता है बच्चों, सिर्फ शिप होता है। शिप का सिंगुलर भी शिप, प्लूरल भी शिप, और जब हम शिप की बात करते हैं ना तो अपने आप में प्लूरल ही होता है, शिप्स कुछ नहीं होता है। तो आप करेक्ट क्या करेंगे, शिप एंड गोट्स
आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? शीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि शीप और जो गोट्स हैं वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं। अगला देखिए, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, परफेक्ट जो होता है ना, ये अपने आप में सुपरलेटिव होता है। मतलब कि परफेक्ट के साथ मोस्ट अगर हम लगा देते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि सुपरलेटिव से भी सुपरलेटिव हो जाएगा। कहने का क्या अर्थ हुआ? कहने का ये अर्थ हुआ कि परफेक्ट के पहले कभी भी मोस्ट नहीं आता है। परफेक्ट के पहले कभी भी मोस्ट नहीं आता है, यानी कि करेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज परफेक्ट जेंटल मैन। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। याद रखिएगा, परफेक्ट के पहले मोस्ट नहीं आता है। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे ना कि सिंटेक्स में क्या होता है। सिंटेक्स में यही होता है कि एक वाक्य दे देगा, थोड़ी सी गलती, देखिए पढ़ने में लगेगा कि भैया गलती तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बारीकी गलतियां दी गई होती हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियोज़, इसी से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे हम बढ़े तो देखिए, व्हेन हरी केम देन हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं बच्चों कि इसमें गलती कहाँ पे है। अभी हमने बताया कि कॉमा के बाद देन नहीं आना चाहिए, यानी कि सही क्या होगा? व्हेन हरी केम, कॉमा के बाद देन है तो देन नहीं रहेगा, बस कॉमा लगाइए। हिज ब्रदर वॉज नॉट देयर। आठवां देखिए, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। बच्चों इसमें क्या गलती है? टू के बाद द नहीं लगता है। टू के बाद द नहीं लगता। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, पर्याप्त है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, द नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ये सही है। आई गो टू द मार्केट, ये गलत है। तो क्या सीखा आपने? टू के बाद द नहीं आएगा, तो आप करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। ठीक है बच्चों, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो हमारे पास 9वां नंबर का जो सेंटेंस है वो है ही डाइड फ्रॉम फीवर। ही डाइड फ्रॉम फीवर नहीं होता, ही डाइड ऑफ होता है। ही डाइड ऑफ होता है, याद रखिएगा। तो ही डाइड ऑफ फीवर। देखिए पढ़ने में बिल्कुल लग रहा है कि एकदम करेक्ट है। पढ़ने में ये जो सिंटैक्स है बिल्कुल लग रहा है कि करेक्ट है, लेकिन फीवर के पहले फ्रॉम नहीं होता है, ऑफ होता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम अगले नंबर पे बढ़ते हैं। 10 नंबर का जो मेरा सिंटैक्स है, द पिक्चर वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल। ये जो हैंग है ना, हैंग का मतलब होता है लटकाना। ठीक है ना, किसी चीज़ को लटकाना। तो पिक्चर को क्या किया गया है? दीवार पर लटकाया गया है। तो जो हैंग्ड है यहाँ पर, चूंकि एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस है तो इसलिए थर्ड वर्ब का यूज़ हुआ है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो जो हैंग होता है लटकाना, उसका थर्ड फॉर्म हैंग नहीं होता है, उसका थर्ड फॉर्म हंग होता है। हैंग, हंग, हंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? द पिक्चर वॉज hung, HUNG, hung on the wall। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने सॉल्व किया। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और नरेशन के प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बच्चों पसंद आया होगा और
आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कॉपी पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपको पेपर में ज़रूर ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने सीखा भी होगा कि हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि इसी टाइप के और वीडियोस मैं लेकर के आता रहूं, ठीक है ना बच्चों। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।